हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। उमा, सबसे पहले तो आप जहां पर अभी हैं वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे थे जिसमें अलर्ट जो है था कि कभी भी हमला वहां पर हो सकता है, तो अभी क्या हालात है वहाँ? जी देखिए, अभी क्यू के लिए अलर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। अलर्ट वापस ले लिया गया है और हम अभी होटल के बाहर आए हैं और यहाँ पे बर्फबारी का जो नज़ारा है, ये मौसम की पहली बर्फबारी है जो यहाँ अभी क्यू में हो रही है। कल तक पूरा नज़ारा जो था वो अलग अलग रंगों में था, लेकिन आज ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है और ये मौसम की पहली बर्फबारी है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, लेकिन इसके साथ ही जो यूक्रेन के लोग हैं उनकी जो दुश्वारी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इस भारी ठंड के बीच गैस की किल्लत है, बिजली की किल्लत है और इन किल्लतों के बीच जो है घर को गर्म रखना जो कि यहाँ बहुत जरूरी होता है, उसकी दिक्कत होगी। और खासतौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ क्यू में तो फिर भी बिजली की सप्लाई या जनरेटर सेट के जरिए या ओडेसा में जनरेटर सेट के जरिए जो है लोग अपना काम चला रहे हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में जो मुश्किल है वो और बढ़ने वाली है। तो ये एक खूबसूरत नज़ारा जो पर्यटन के लिहाज से बहुत बेहतरीन दिखता है, लेकिन युद्ध का जो साया है वो लगातार बना हुआ है। और जो हमने अपनी अभी रिपोर्ट दिखाई, सुबह 6:15 के आसपास ये अलर्ट आया कि अगले 1 घंटे में अटैक हो सकता है। 28 क्रूज मिसाइल जो है वो दागे जाने की खबर आई। जानकारी ये भी आई है कि अलग अलग शहरों के ऊपर जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो दागे भी गए, जिनमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया गया। कीव जो राजधानी है, इसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, इसलिए यहाँ पे खतरे की तमाम आशंका के बावजूद ये सुरक्षित माना जाता है। और एक मैं आपको बहुत ही एक ऐसा नजारा दिखाना चाहूंगा। ये वो टैंक है जो कीव पर हमले के दौरान जो रूस के सैनिक है वो लेकर कीव शहर तक पहुंच गए थे और इसको कैप्चर कर लिया। और इसके बाद ये एक ये बिल्कुल निस्ताबूद हालत में यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस पे बर्फ की पर जो है वो जम गई है। तो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं रूस की तरफ से, उस पर भी यहाँ बर्फ जमती नजर आ रही है। लेकिन युद्ध जो 1000 दिन से ज्यादा बीत चुका है चलते हुए, उसको उसके खत्म होने की जो उम्मीद है वो भी नजर नहीं आ रही, बल्कि पिछले 3-4 दिनों में देखें तो और ज्यादा एस्केलेशन हो गया है। जिस अच्छा तरीके उमा, से एक बात और बताइए आप। जी जैसे कि आप ये जगह भी दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर जब बर्फबारी होती है तो और मुश्किल हालात हो जाते हैं, अभी तो वहाँ पर तमाम चीज़ों की किल्लत हो रही होगी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैसे गुजर बसर हो रही है वहाँ पर? जी देखिए, जो गुजर बसर हो रही है वो मानवीय सहायता के आधार पे हो रही है। जो हर 10 में से जो 4 लोग हैं, यानी कि 40% जो आबादी है यूक्रेन की, वो मानवीय सहायता के ऊपर आश्रित है। दुनिया के अलग अलग देशों से, पोलैंड के रास्ते, जमीन के जरिए जो है सड़क मार्ग से यहाँ पे जो एड है वो पहुंच रहा है, क्योंकि हवाई मार्ग जो है वो बंद है। पिछले 1000 दिनों से हवाई मार्ग बंद है। जब से युद्ध शुरू हुआ तो हवाई रास्ते से कोई मदद भी यहाँ नहीं पहुंचती। जहाज जो है उस रास्ते भी मदद नहीं पहुंचती या बहुत कम मदद पहुंचती है, क्योंकि काला सागर जो है उसमें रूस के आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। और जो 15 जहाज हैं, कल ही हमें ब्रीफ दिया गया कि 15 जो सिविल जहाज हैं वो अब तक रूस के हमलों की जद में आ चुके हैं। तो राहत सामग्री पहुंचाना भी यूक्रेन तक जो है वो बहुत एक मुश्किल का काम है। और जो लोग हैं वो शहरी इलाकों में फिर भी किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत हो रही है वो फ्यूल की दिक्कत हो रही है, ऊर्जा की दिक्कत हो रही है, बिजली की दिक्कत हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि राजधानी जी। है तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी है और जो जो रिसोर्सेज हैं वहाँ यहाँ फिर भी ज्यादा हैं। लेकिन जिस तरह से ये ठंड बढ़ रही है और बर्फबारी का जो तीसरा मौसम, युद्ध के शुरू होने के बाद बर्फबारी का ये तीसरा मौसम शुरू हुआ है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ेगी। और एक आखिरी बात की, जिस तरीके से अब स्टॉर्म मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से, रूस पर पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो अब जो है रूस की तरफ से जो जो हमला है, बड़ा हमला है, वो अवश्यंभावी है। कल भी इस बात की जानकारी आई थी, कल भी एक अलर्ट जारी किया गया था, आज भी अलर्ट जारी किया गया, लेकिन जो उस तरह का बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि हो सकता है कि 3-4 अलर्ट इस तरह के हों जो कि फॉल्स साबित हों, लेकिन हो सकता है कि 5वां अलर्ट का मौका भी ना मिले और एक बड़ा हमला यूक्रेन पर हो जाए। खासतौर पे कीव शहर को निशाना बनाने की जो बात है जी। वो कही जा रही है खुफिया जानकारी के आधार पर, क्योंकि रूस जो है वो लंबी दूरी के मिसाइल हमले का बदला जो है वो बिल्कुल कठोर तरीके से लेना चाहता है। बिल्कुल, और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी है उमा कि क्या ये युद्ध जो है वो बढ़ सकता है यहाँ से। रूस की चेतावनियां हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यूक्रेन किस स्थिति में वहाँ पर नजर आ रहा है, वहाँ किस बात की, किस तरह की चर्चा है कि क्या एक बार फिर से यूक्रेन जो है वो बड़े स्तर पर जवाब देने की स्थिति में जो है वो नजर आ रहा है, क्या वो दे सकते हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर? जी देखिए, जो रूस के मुकाबले यूक्रेन जो इतने लंबे समय से जंग में टिका हुआ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से उसे लगातार हथियार और दूसरी जो मदद है वो मिल रही है।
अब जब अमेरिका ने इसी साल फरवरी में लंबी दूरी का मिसाइल देने का जो एक फैसला है कर लिया, अप्रैल में मिसाइल की जो खेप है वो पहुंच भी गई और उसके बाद जो है परसों उन मिसाइलों से हमला कर भी दिया गया, क्योंकि 3 दिन पहले ही जो बाइडेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने की इजाजत जो है वो यूक्रेन को दी। तो यूक्रेन की जो सैन्य ताकत है वो अपनी सैन्य ताकत उतनी नहीं है, हालांकि यहाँ अभी रक्षा उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, अपने जो ड्रोन है ये बनाए जा रहे हैं, अपने मिसाइल जो है उसका निर्माण जो है अधिक बढ़ा दिया गया है। इस बात की पुष्टि जो है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी की है। तो यूक्रेन अपने बूते भी लड़ रहा है, लेकिन पश्चिम के देशों से और नेटो देशों से और अमेरिका से जो मदद मिल रही है वो इसकी ताकत का मूल एक आधार है। और तभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि अगर लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि नेटो देश का हो या अमेरिका का हो, तो रूस ये मानेगा कि नेटो जो है वो अब रूस के साथ युद्ध में है और जवाब जो है उसी तरह से दिया जाएगा। और इसके बाद ही जो है रूस ने अपने परमाणु जो नीति है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें तब्दीली की और जो पहले हमला न करने की बात उसकी नीति में शामिल थी उसको डाइल्यूट कर दिया है। और ये कहा गया है कि अगर पारंपरिक हथियारों से भी हमला किया गया, जो दूसरे देशों से लिया गया है, अगर इस तरह से हमला किया गया तो भी रूस जो है वो परमाणु हथियारों से हमले करने का जो अपना अधिकार है उसको सुरक्षित रखता है। तो इसे सीधे तौर पे परमाणु हमले की एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए जो यहाँ पे जो तैयारी है वो उस हिसाब से की जा रही है और रूस में भी तैयारी की जा रही है। हम ये रिपोर्ट वहां से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे इस तरह के जो मोबाइल बंकर्स हैं बनाए जा रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ा दिया गया है, जो कि परमाणु हमलों को झेलने के लिए कुछ दिनों के तक झेलने के लिए जो है वो मुफीद होते हैं। तो इस तरह के जो यूनिट्स है उनका निर्माण बढ़ा दिया गया है। तो रूस को इस बात की भी आशंका होगी कि एक बार वो परमाणु युद्ध शुरू करता है, कीव या किसी दूसरे शहर पर परमाणु हथियार से हमला करता है, तो जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन तो क्या लेकिन नेटो के देश हैं या अमेरिका जो है वो अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल रूस के लिए कर सकता है। तो ऐसे में उसने भी अपनी तरफ से पुख्ता तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। तो युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पे पहले तो ये लग रहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप जो है उस दिशा में काम करेंगे, हालांकि 20 जनवरी को उनको शपथ लेनी है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो बाइडेन ने एक इजाजत दे दी लंबी दूरी के हथियार के इस्तेमाल की, मिसाइल के इस्तेमाल की, तो उसके बाद एस्केलेशन एकदम से ज्यादा बढ़ गया है और यूक्रेन का हर इलाका खतरे में है। तो आखिर में आप यही बताऊंगा कि देखिए नजारा बिल्कुल बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन ये युद्ध की आग पर बैठा हुआ देश है। बिल्कुल नज़ारा जैसा दिख रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए शायद ये वैसा ना हो। उमा, जैसे कि आप बता रहे थे कि मुश्किल हालात हैं यूक्रेन में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तनाव लगातार बना हुआ है, यूक्रेन की हालत आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं।